नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो कि बीएस नेगी वन लाइनर हमारी सीरीज चल रही है। फर्स्ट चैप्टर का कल हमने वीडियो डाला था, तो उसी का आज ये दूसरा चैप्टर है बीएस नेगी का। ठीक है, तो ये इसका नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। कल हमने उत्तराखंड के राज्य चिन्ह पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हमारी उत्तराखंड का जो इतिहास है, उससे संबंधित जितने भी वन लाइनर हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच को यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि को जाते हैं। यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड पुरातत्व है, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय हमारे इतिहासकार हैं यशवंत सिंह कटौच हैं, यशोधर मठपाल जी हैं, मदन मोहन जोशी जी हैं, मदन भट्ट हैं, शिव प्रसाद डबराल जी हैं और केपी नौटियाल हैं। इन सबको जाते हैं। और भी हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड इतिहास को उजागर करने में काफ़ी अपना श्रेय दिया है। ठीक है, आगे है उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण, स्कैपर्स, छेनी, कनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लेग वर्ग के अंतर्गत रखा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। तो देखो एक शैलचित्र है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र। ठीक है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र पूछ सकता है कभी एग्जामिनर कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। और दूसरा है ठडुंगा शैलचित्र, ये उत्तरकाशी से मिला है। ठीक है, हटवाल मिला है अल्मोड़ा से और ठडुंगा शैलचित्र मिला है उत्तरकाशी से। अगला है द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि द्वाराहाट भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमारे काफ़ी शैल चित्र मिले हैं। मुनियों के ढाई पर्वत, मुनि का जो ढाई पर्वत है वो कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। वहाँ से भी एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। आगे है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि हमारे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1856 को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की थी। देखो, एक तो पुरातत्व का जनक हेनवुड को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की थी। ठीक है, पूछ सकता है कि 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज किसने किसने की थी? हेनवुड ने की थी। ठीक है, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज 1951 में हुई थी। देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि बहादुराबाद में ताम्र उपकरण और मृद भांड की खोज कब हुई थी। सन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखना 1951 में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज बहादुराबाद, और बहादुराबाद आपका हरिद्वार में पड़ता है। फिर 1953 में 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की थी। एक तो 1951 में हुई थी, उसके बाद फिर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की थी। ठीक है, पूछ सकता है कि यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों की खोज कब की थी? 1953 में। ठीक है,
आगे है रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो हमारे रामगंगा घाटी है वहाँ से पाषाणकालीन अवशेष यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है। आगे है रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। ओखली के टाइप के होते हैं। ठीक है। पत्थरों में एक ओखली के आकार के गड्ढे जैसे बने होते हैं, उन्हें कप मार्क्स कहा जाता है। तो रामगंगा घाटी का एक क्षेत्र है नौला ग्राम, वहाँ से कप मार्क्स की खोज भी किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी। ठीक है। आगे है मेहरू उडियार कहाँ स्थित है? तो मेहरू उडियार भी आपका रामगंगा घाटी में है। आगे है चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य HNB, जो आपका हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। यानी कि जो चित्रित धूसर मृदभांड हैं वो आपके श्रीनगर के थापली से और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। किसको? जो आपका हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है उसके पुरातत्व विभाग को। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। कुमाऊं जो विश्वविद्यालय है रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया गया था। तो जो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, आपका विश्वविद्यालय रानीखेत में, वहाँ पे एक गांव है, धनखल गांव है। तो वहाँ पे 1998 में MP जोशी और DS नेगी के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। लौह मतलब जो लोहे से बने जो चीजें होती हैं, उपकरण, वो हैं। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई थी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि जो 5 ताम्र मानव आकृतियां हैं उनकी खोज कहाँ से हुई थी, और सन भी पूछा जाता है। ठीक है। 1999 में हुई थी और नैनीताल से हुई थी 5 ताम्र मानव आकृति की। एक मंगोली शैलचित्र है जिसका संबंध नैनीताल से है। आगे है 1986 में अल्मोड़ा जनपद से एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी। देखो, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो वो आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, मैं आपको बता दूंगी। आगे है मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में M मरखम द्वारा किया गया था। 1919-20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। दयाराम साहनी भी एक पुरातन इतिहासकार आपके हैं, जिन्होंने क्या किया था 1919-20 ईस्वी में उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं उनका अध्ययन किया था। और इन्होंने 1921 में क्या की थी? हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा की संस्कृति की खोज आपने दयाराम साहनी ने की थी 1921 में ही। ठीक है। आगे है 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। जो 14 नर्तकों का एक पेंटिंग है जो कि आप कसार देवी में कभी जाएंगे आप नोटिस करना वहाँ पे। तो कसार देवी जो कि आपका अल्मोड़ा में पड़ता है मंदिर, वहाँ पे क्या है 14 नृतकों का एक चित्रण मिलता है, पेंटिंग मिलती है। ठीक है। और कसार देवी मंदिर जो है आपका कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं महास्म संस्कृति। ठीक है। महास्म संस्कृति से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। ठीक है। कभी पूछ सकता है महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। लगभग 200 कप मार्क्स
और 12 समांतर पंक्तियों में मिले थे यहाँ पे, ठीक है। लगभग 200 जो कप मार्क्स हैं कहाँ से मिले? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कॉर्नक के द्वारा की थी। तो जो महास्म संस्कृति है ये एक संस्कृति है जिसकी आकृतियों की खोज रिबेट कॉर्नक के द्वारा 1877 में किया गया था। आगे है कपमार्क्स। कपमार्क्स का संबंध महास्म संस्कृति से ही है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कॉर्नक ने किया था, ठीक है। और एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में विभाजित किया था। पूछ सकता है कि एमपी जोशी ने जो कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स थे उनको कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था और टाक एवं मूल्य जनजाति को महास्मकालीन उसमें बताया था। एक ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से किसके द्वारा 73 कप मार्क्स खोजे गए थे? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजे गए थे आपके 73 कप मार्क्स। कहाँ से? नौलाग्राम से, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से किसके द्वारा कप मार्क्स खोजे गए, कितने खोजे गए, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज एमपी जोशी ने की थी। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। जो पश्चिमी नयार घाटी है वहां से कप मार्क्स की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी। एक शिष्ट महास्म संस्कृति भी है जहाँ पत्थर से बनी संरचना थी जो कि मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। अब बात करते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। देखो ये इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। पहला है कोल प्रजाति, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोल तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, देखो ध्यान से देखना कि उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? कोल थी। कोल आता है, किरात आता है, बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो पहली जो प्रजाति थी वो कोल को माना जाता है जो उत्तराखंड में पहली बार आई थी। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप होते हैं, थोड़े भद्दे से होते हैं, ठीक है। और पुरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं उसमें जो कोल प्रजाति है उसमें इनको किस नाम से बोला गया है? मुंड या सबर। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुंड या सबर से किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो वो है कोल। आगे है कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ लिंग पूजा भी करती है। कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखता है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। अब है कि शिव प्रसाद डबराल जो हैं आपके इतिहासकार, वो कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, ठीक है। अब आती है बात किरात की। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहली उत्तराखंड आने वाली प्रजाति कोल है जिसको मुंड व सबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे है किरात। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। जो किन्नर होते हैं इनको एक प्रकार की किरात भी कहा जाता है, कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। इनकी भाषा मुंडा या और इनका जो मुख्य खाद्य होता है वो सत्तू होता है। देखो 2 पॉइंट है, एक तो है कि कोल के बाद किरात आई और इनको किन्नर भी कहा जाता है, कीर भी कहा जाता है और इनकी भाषा जो है
मुंडा है। मुंडा किसकी भाषा है? किरात प्रजाति की। और इनका जो मुख्य खाद्य है वो सत्तू है, एक प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ होगा। और जो किरात प्रजाति होती है ये थोड़ा भ्रमणकारी होती है, पशुपालक होती है, आखेटक शिकार करती है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के डंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरात के साथ अर्जुन का यह युद्ध बिल्व केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य, जैसे रघुवंशम आपका किसका है, किसकी रचना है? कालिदास की है। उसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंश, आजकल जो वर्तमान में है किरातों के जो वंशज हैं वो डीडीहाट में भी मिलते हैं, आपके अस्कोट पिथौरागढ़ में भी मिलते हैं। और जॉर्ज गियर्सन आपके किरातों को क्या मानते हैं? हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति मानते हैं। जैसे कि श्री प्रसाद डबराल ने किसको माना था सबसे प्राचीनतम जनजाति? कोल को माना था। लेकिन जॉर्ज गियर्सन किसको मानते हैं? किरात को मानते हैं। ये चीज को आप ध्यान से देखना। आगे है खस। तीसरी प्रजाति आती है खस। अब किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख है और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, खसों को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया था? 1885 में। ऐसे याद करना, जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी टाइम पे क्या हुआ था? खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया था। ऐसे आप सन को कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग क्या है? महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजशेखर की काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी को है? राजशेखर द्वारा लिखी गई है। के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकीपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। घर जवाई प्रथा, पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। जो घर जमाई प्रथा होती है या फिर पशु बलि प्रथा होती है, किस प्रजाति में प्रचलित थी? आपका खसों में। आगे है खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। तो देखो, टिकुआ प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई भी विधवा अपने किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, और ये प्रथा किसमें है? खस प्रजाति में। आगे है झटेला प्रथा। झटेला क्या है? खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होगा, यानी कि जो उसका पहला पति है उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र है, उसको क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। खस लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। जो खस लोग थे अपनी बड़ी बेटी को क्या करते थे? दान कर देते थे मंदिरों में। और जिसको कौन सी प्रथा के नाम से जाना जाता था? देवदासी प्रथा। तो एक तो है आपका घर जवाई प्रथा, पशु बलि प्रथा, टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा और देवदासी प्रथा, ये सब आपके खसों में प्रचलित थी। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, देखो ध्यान से देखना, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो प्रचार हुआ था, प्रचार प्रसार, वो खसों के समय में हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान देना। आगे है भोटांतिक या फिर सौका प्रजाति। काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। भोटांतिक जो प्रजाति है वो एक कैसी जाति है? व्यापारिक। ठीक है। 1962 तक भोटिया लोग क्या करते थे? तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, जो भोटिया लोगों का मेनली व्यापार था वो तिब्बतियों से था, क्योंकि
ये जो रहते हैं आपके पिथौरागढ़ मुनस्यारी साइड को रहते हैं, तो उसकी सीमा तिब्बत से ही लगती है। अगला है 1914 ईस्वी से तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। तो ये सन आप याद कर लेना, 1914 में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आधार पर भोटिया जाति को क्या हुआ कि तिब्बत से व्यापार करने की एक छूट मिल गई थी। ठीक है, 1914 से। आगे है भूटांतिकों की अनेक उपजातियां हैं, जैसे गरबियाल है, गुंजियाल है, मर्तोलिया है, टोलिया है, पांगती है, कुटियाल है, दताल है। ये सब क्या है, भूटांतिकों की क्या है, एक प्रजातियां हैं। ठीक है, भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी, एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। तो राठ एवं संगोत्र क्या है, जो भूटांतिक हैं, भोटिया है, उनकी क्या है, एक उपजाति ही है। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया तो आप कंफ्यूज मत होना। आगे है रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में है। रणबड़ प्रथा कहाँ प्रचलित है, जो दारमा व व्यास घाटी में भोटिया लोग रहते हैं उनसे संबंधित है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा करते हैं, किसके रूप में, वर्षा देवता के रूप में, और घपला देवता की पूजा करते हैं संपत्ति व्यापार के रूप में। तो घूरमा देवी देवता की पूजा किस लिए करते हैं, पूजा वर्षा देवता के रूप में, और घपला देवी की संपत्ति से संबंधित जो व्यापार होता है उनके लिए। आगे है भूटांतिकों के समूह को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, कुंच, यानी कि जो जहाँ पे भूटांतिक लोग रहते हैं उनका समूह रहता है, उनको लोकल लैंग्वेज में वो लोग क्या बोलते हैं, कुंच कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और इससे आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। आज की जो चार हमने जो प्रजातियां पढ़ी, और उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।